नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे और उसी रासायनिक अभिक्रियाओं की कड़ी में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया उस दिन डिस्कस नहीं हुआ था, इसीलिए रासायनिक अभिक्रियाओं का ये पार्ट नंबर 3 होगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको मेरे YouTube चैनल पे जाने के बाद HR कोटलिया ट्यूटोरियल पे जाने के बाद रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अच्छी तरह से तैयार करने के बाद आप 3rd पे आओगे। और आई विल ट्राई विथ माय बेस्ट, मैं मेरा पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि NCERT और आपके स्टेट की दोनों की बुक्स को कंबाइन करके एक एक पॉइंट है वो आप तक पहुँचे, उसी के लिए इस पे डिस्कस किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं? परिभाषा तो बहुत सिंपल है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हो, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको क्या करना है, इस अभिक्रिया से संबंध में 5-6 पॉइंट्स डिस्कस कर लेने हैं। वो पॉइंट्स यूँ है, देखो। पहला, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता हो। ऑक्सीजन का संयोजन या ऑक्सीजन का योग, योग का मतलब होता है जुड़ना। जैसे मैग्नीशियम का रिबन है, इसको आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ी इससे। और जहाँ कहीं पर भी ऑक्सीजन जुड़ने की बात आती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा इसका उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस हमारे पास में पाई जाने वाली ऑक्सीजन ले लो और ऑक्सीजन के साथ में ये यूँ बन जाएगा 2H2O plus here is the another part, that is the sulfur 2S. Means very simple aspect is there. In that case what happen, oxygen will be added with that reactant। जो भी प्रतिकूल आपका अभिक्रिया में भाग लेने वाले रसायन है उसके साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का योग होना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। नंबर 2, इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है हाइड्रोजन का वियोग होना। हाइड्रोजन का वियोग होना या हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का वियोग या हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का वियोग या हाइड्रोजन के हटने की प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे एक उदाहरण लेके आप चेक कर सकते हो, हमारे पास में सिंपल सी बात है कि आपने कहा, वही उदाहरण ले सकते हो, H2S सल्फर के साथ हाइड्रोजन थी, आपने उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दी। ऑक्सीजन जैसे ही जोड़ी ये तो बन गया 2H2O, बट ये आपके पास में बन गया सल्फर। क्लियर? सल्फर को बैलेंस कर दो भले ही। यानी जो हाइड्रोजन सल्फर के साथ थी वो हाइड्रोजन सल्फर से हट करके आपके पास में किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ आ गया। तो इस स्थिति में हाइड्रोजन इससे हटी और हटना ही कहलाता है वियोजन कहलाता है। वियोग होना, वियोजन होना। नंबर 3, धन विद्युति, यानी ऐसे तत्व जिनके ऊपर धनावेश होता हो। धन विद्युति तत्वों का कम होना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो घटना, निष्कासन होना, अलग हो जाना, वियोजन होना, निष्कासन। कौन से तत्वों का बोलो? धन विद्युति, जिनके ऊपर धनावेश होता हो, वो धनावेश अगर हट जाता हो तो धनावेश के हटने की प्रक्रिया से, धन आवेश नहीं, धन आवेश युक्त तत्वों का हटना, धन आवेश युक्त तत्वों का हटना। जैसे पहले आपके पास में ये यूं था Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन इक्वल टू 2 कर देना, ये बन जाएगा 2KCl प्लस I2। अब आप ध्यान देखो, क्लोरीन ऋणावेशित है, आयोडीन भी ये भी ऋणावेशित है, आयोडीन भी ऋणावेशित है। धनावेशित सिर्फ कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम किसके साथ था? पोटेशियम के साथ कौन थी? आयोडीन। लेकिन यहाँ से पोटेशियम हट गया और ये क्लोरीन के साथ आ गया।
तो यहाँ से इस पोटेशियम का हटना ही धन विद्युतीय तत्व है। और धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होना, धन विद्युतीय तत्व का कम होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 4। अगर नंबर 4 की अपन बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास में आता है ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग होना। किसका? ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग होना। ऋण विद्युतीय नंबर 4, ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग होना, जुड़ना या यूं कह दो बढ़ना। कैसे देखो, पहले हमारे पास में HgCl था और इसके साथ में क्लोरीन ने क्रिया की और ये आपके पास में इस प्रकार से बढ़ गया Hg2Cl2, यानी मरकरी जो आपके पास में सिर्फ एक था, एक क्लोरीन था, अब उसके साथ में HgCl2 इसके साथ में क्लोरीन कितना था बताना तो एक। अब यहाँ पर आपके पास क्लोरीन कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। मतलब सीधा हुआ कि ऋण विद्युतीय तत्व बढ़े और ऋण विद्युतीय तत्वों के बढ़ने की प्रक्रिया ही हमारे पास में ऑक्सीकरण कहलाती है। नंबर हमारे पास में 5, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हूँ। 5 पे क्या बोलूँ बताओ? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हूँ, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हूँ। नंबर 5, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हूँ। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन के त्याग का मतलब क्या है? जैसे ये सोडियम है, उदासीन तत्व है, लेकिन इसने धन आवेश आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसी प्रकार से आयरन था, Fe+2 था और इसने Fe+3 में बदल गया और +1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। देखो, जहां कहीं पर भी धन आवेश आ जाता हो, यानी N0 से N+ बन गया या K+ से K+ बन गया, K0 से, या आपके पास में Ca से Ca2+ बन गया, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता हो, जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो वो ऑक्सीकरण कहलाएगी। तो मेरे एक बार वापस सुनिए, हम लोग ये चाह रहे थे कि हमारे पास में ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो आपके पास में 5 कंसेप्ट आने चाहिए। कितने कंसेप्ट आने चाहिए? 5। ऑक्सीकरण के लिए कितने कंसेप्ट आएंगे? 5। नंबर 1, ऑक्सीजन का संयोग होना यानी जुड़ना। नंबर 2, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का क्या होना? हटना या वियोग होना कह दो। और नंबर 3, धन विद्युतीय तत्वों का घटना, धन विद्युतीय तत्वों का, आवेश नहीं है, तत्व का हटना, निष्कासन होना। नंबर 4, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। और नंबर 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। अब देखो, अब चेक करो एक बार, ऑक्सीजन जुड़े। अब देखो, पांचों चीजें वहां होना जरूरी नहीं है, 5 में से कोई एक हो सकती है, 5 में से 2 हो सकती है, 5 में से आपके पास में एक आध होगी, नहीं तो उस पर समीकरण लागू नहीं होगा। ऑक्सीकरण तो हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ तभी कह सकते हैं जब इनमें से एक साथ लागू होती हो। एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक एटलीस्ट हो ही हो। क्या? ऑक्सीजन का संयोग होना हो, ऑक्सीजन जुड़ती हो, हाइड्रोजन हटती हो, धन विद्युतीय तत्वों का हटना हो, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हो। ऋण विद्युतीय यानी धन विद्युतीय में जैसे आपके पास में K+ है, धन विद्युत, जिनके ऊपर धनावेश होता हो, ऐसे तत्व जिनके ऊपर क्या होता हो? धनावेश। और ऐसे तत्व जिनके ऊपर क्या होता हो? ऋणावेश। तो ऋणावेश वाले तत्व तो जुड़ते हो, धनावेश वाले तत्व हटते हो, तो उसको अपन कहेंगे धन, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो। अब इसी के एकदम आप ऑपोजिट में ले लीजिए अपचय। ऑक्सीकरण का एकदम उल्टा है अपचय। इनका उल्टा बोलना, एकदम विपरीत बोलना अपचय में। कैसे बोलोगे? सुनो, सबसे पहले इधर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, अब आप बोलोगे ऑक्सीजन का वियोग होना। मतलब ये हुआ ऑक्सीजन हटेगी। ऑक्सीजन क्या होगी? हटेगी। ऑक्सीजन का वियोग होना, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट था, आपने इसको गर्म किया, CaO+CO2, मतलब ऑक्सीजन निकल गई, 3 ऑक्सीजन थी, अब 1 रह गई इसके पास।
तो ऑक्सीजन हटती हो, जहां कहीं पर भी ऑक्सीजन हटती हो उसको अपन बोलते हैं अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना, जहां पर हाइड्रोजन जुड़ती हो, जैसे एक सिंपल सा यहाँ पहले लिखो हाइड्रोजन का जुड़ना, वहां हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगी। हाइड्रोजन का जुड़ना जैसे H2 + Cl2 = 2HCl, क्या हुआ बताओ? हाइड्रोजन जुड़ी क्लोरीन के साथ, पहले हाइड्रोजन 0 थी, इधर आपके पास में 1 है, तो हाइड्रोजन जुड़ी ना। जहां कहीं पर भी हाइड्रोजन का जुड़ा होता हो वो अपचयन है, और जहां हाइड्रोजन हटती हो वो ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट यहां पर लिखोगे धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। इधर अपचयन ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? धन विद्युतीय तत्व हट रहे थे, यहां पर धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट ऋण विद्युतीय तत्वों का यहां जुड़ना, यहां हटना है, यहां लिखो ऋण विद्युतीय तत्वों का हटना। ऋण विद्युतीय का मतलब जिनके ऊपर ऋणावेश होता हो और इनके ऊपर क्या होता हो? धनावेश होता हो, धनावेश युक्त तत्व। और ये कैसे होंगे? ऋणावेश युक्त तत्व। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हो, इलेक्ट्रॉन को वो त्याग कर रहे थे, ये ग्रहण कैसे? क्लोरीन 0 आवेश प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया Cl- बन गया। इसी प्रकार से आयोडीन है 0 आवेश था प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया I-। तो कुल मिला के जहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता वो क्या है? अपचयन है। अब चेक करो एक बार वापस, ऑक्सीकरण किसको बोलेंगे? ऑक्सीजन का संयोग होता हो, हाइड्रोजन का वियोग होता हो या हाइड्रोजन हटती हो, धन विद्युतीय तत्व हटते हो, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हो, ऋण विद्युतीय तत्व जिनके ऊपर ऋणावेश है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो। इधर आ जाइए वापस, अपचयन में ऑक्सीजन का वियोग होता हो, हाइड्रोजन जुड़ती हो, धन विद्युतीय तत्व जुड़ते हो, ऋण विद्युतीय तत्व घटते हो या हटते हो, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हो। तो ये है आपके पास में ऑक्सीकरण और अपचयन। नेक्स्ट हमारे पास में एक अगला शब्द आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? देखो रेडॉक्स का मतलब होता है उपापचय, यानी जहां पर अपचयन भी होता हो और जहां पर ऑक्सीकरण भी होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स नाम से आप लिखोगे रेडॉक्स, उपापचय, उपोपचय, रेडॉक्स अभिक्रिया। उपोपचय, अपचय प्लस उपचय। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है। वापस बोल रहा हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है। ऑक्सीकरण भी होता हो और अपचयन भी होता हो, ऑक्सीकरण भी होता हो और अपचयन भी होता हो, दोनों अभिक्रियाएं साथ होती हो तो उसको रेडॉक्स कहते हैं, उपोपचय कहते हैं। अब जैसे आपके पास में एक सिंपल सा अपन एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, Zn + CuSO4 कॉपर सल्फेट, यहां से आपके पास में ये अभिक्रिया इस प्रकार से बनेगी ZnSO4 + Cu। देखो कॉपर सल्फेट से Cu बन गया, यानी इससे ऑक्सीजन हट गई, तो इस विसारे का तो हुआ अपचयन। क्या हुआ? अपचयन। अब अपने ऑक्सीकरण अपचयन वाले समीकरण लगाओ यहाँ पर। ऑक्सीजन जहां से हट रही है, कॉपर से ऑक्सीजन हट गई और जिनके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है वो क्या है? ऑक्सीकरण। तो Zn से बन गया ZnSO4, तो इसका तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो Zn से, तो कुल मिला के याद ऐसे रखो, Zn से ZnSO4 बना, ये तो ऑक्सीकरण हुआ, और Cu से CuSO4 से Cu बना, ये अपचयन हुआ। तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, जहां दोनों अभिक्रियाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन।
रेडॉक्स का मतलब ये होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर ऑक्सीकरण भी होता हो और जहां पर अपचयन भी होता हो। जैसे Zn से ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है और CuSO4 से Cu मतलब अपचयन हो रहा है, तो ऑक्सीकरण भी हुआ और अपचयन भी हुआ। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हुए तो इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन हो। दूसरा एक और उदाहरण ले लो, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें Fe2O3 प्लस, यानी आपके पास में फेरिक ऑक्साइड प्लस 3CO इक्वल टू, हमारे पास में ये बन जाएगा आपके पास में 2Fe प्लस 3CO, Fe2O3 प्लस 3CO, यानी सीधा पता चल रहा है CO से CO2 बन रहा है 3, एक ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन इसके के साथ क्या हो रही है, जुड़ रही है, और जहां पर ऑक्सीजन साथ जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर Fe के साथ मिसारे के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन Fe किसमें बदला, Fe में, तो यहाँ पर क्या बदला, अपचयन हुआ। तो ध्यान से यूं लिख देना Fe2O3 से बना 2Fe, मतलब इसका क्या हुआ बताओ, अपचयन हुआ। क्या हुआ बताओ, अपचयन। और आपके पास में CO से क्या बना, CO2, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो एक जगह पर ऑक्सीकरण, एक जगह पर अपचयन, दोनों एक साथ हो रही है, तो कौन सी अभिक्रिया हुई, रेडॉक्स। लेकिन ध्यान ये रखना, ऑक्सीकरण अपचयन को पहचानना कैसे, तो आपके दिमाग में 2 ही प्रश्न आने चाहिए। जहां ऑक्सीजन जुड़ती हो, हाइड्रोजन हटती हो, वो ऑक्सीकरण है, और जहां ऑक्सीजन हटती हो, हाइड्रोजन जुड़ती हो, वो अपचयन है। और या धनावेश तत्व हटते हो, ऋणावेश बढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हो, वो ऑक्सीकरण है, और इसका उल्टा है वो अपचयन। और जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती हो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगला हमारे पास में 2 शब्द और ऐसे ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित। दूसरा जो शब्द है वो इस प्रकार से आपके लिए, पहला शब्द आपके पास में एक आता है ऑक्सीकारक और एक आता है अपचायक। ध्यान से सुनना प्रॉपरली। ऑक्सीकारक का मतलब है वे अभिकारक जिनका अपचयन होता हो, जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक है, और जिन अभिकारकों का ऑक्सीकरण होता हो वो अपचायक है। जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है, जिनका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, यूं लो इसको, Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। बात मैंने क्या कही है, ऑक्सीकारक और अभिकारक दोनों आपको अभिकारक यानी क्रियाकारक से ही लेने हैं। कहां से लेने हैं, क्रियाकारक से लेने हैं। तो क्रियाकारक यही है, तो Zn और CuSO4। और अब आपसे पूछ रहा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया में से ऑक्सीकारक या अपचायक को ढूंढिए, या निम्न में से कौन है, ऑप्शन लिखे होंगे, तब आप कैसे लिखोगे, वो अभिकारक जिसका अपचयन हो रहा है वो तो है ऑक्सीकारक, और वो अभिकारक जिसका अपचयन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीकरण हो रहा है, वो अपचायक है। तो Zn का ZnSO4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप लिखोगे Zn बराबर अपचायक। Zn का क्या बताओ, अपचायक है। Zn यहाँ पर Zn क्या है, अपचायक। क्यों, क्योंकि Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा हमारे पास में आता है CuSO4, लेकिन मेरी एक शर्त है, इनको ढूंढना ऑक्सीकारक अभिकारक में से। ये CuSO4 का क्या हो रहा है बताओ, अपचयन, और जिसका अपचयन, जिस अभिकारक का अपचयन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो यहाँ लिख लो ऑक्सीकारक। इस प्रकार से आपको अभिक्रिया में से ढूंढना भी पड़ेगा कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। वापस चेक करो, एक ऑक्सीकारक मतलब वे अभिकारक जिनका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है, और वे अभिकारक जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है, अपचायक है। इसी से संबंधित 2 बातें आपके पास में, ऑक्सीकरण से संबंधित ये 2 बातें और आती हैं। देखो, आप लोग मार्केट में जाते हो, मार्केटिंग करते हो, आलू चिप्स यानी पोटैटो, बनाना चिप्स मार्केट से खरीदते हो। जिस बैग को आप खरीदते हो बहुत बड़ा बैग होता है, उसमें जो अंदर आपके पास में नंबर ऑफ, जैसे ये बड़ा बैग है, उसके अंदर नंबर ऑफ पीस की बात करें तो हार्डली 10 पीस होंगे या 20 पीस होंगे, लेकिन बैग दिखने में बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जितनी भी चीजें जो वसा में पकाई जाती है, वसा जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण।
और उससे दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। उस बदबू आने से, उसका ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए इस बैग के अंदर हम लोग कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटी ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण को होने से रोकती है। लंबे समय तक आप इसके चिप्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि जब तक वायु ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आएगी तब तक उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, और जब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक वो खाने योग्य रह जाएगी, उससे बैड स्मेल, दुर्गंध, रैंसिड नहीं होगा। इसी का दूसरा उदाहरण आपने देखा होगा, लोहे पे जंग लगता। केवल लोहे पे जंग लगना ही नहीं है, बहुत सारे हैं आपके पास में सिल्वर के, आपके पास में जेवर होते हैं चांदी के, वो काले हो जाते हैं। या आपने देखा होगा आपके घरों में कॉपर के बर्तन है, कॉपर के बर्तन है, पीतल के बर्तन है, वो आपने देखा होगा पानी ऑक्सीजन दोनों के संपर्क में ग्रे कलर का हो जाता है। तो लोहे पे जंग लगना है। या आपके पास में चांदी है, उसका काला हो जाना है। बहुत सारी महिलाएं जो आपके पास गहने पहनती है, वो गहना काला हो जाता है, फिर उसको धोना पड़ता है, वापस सही हो जाता है। या फिर आपके पास में पीतल के बर्तन जितने भी हैं, कौन से बर्तन? पीतल के बर्तन। उन पीतल के बर्तनों का भी आपके पास में हरा रंग हो जाता है। ये जो लोहे पे जंग लगना, या चांदी का काला हो जाना, या पीतल पे आपके पास रंग हरा हो जाना, ये सारी की सारी एक बार फिर ऑक्सीकरण है। यही कारण है कि जो आपके पास में समुद्र यानी कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया के क्षेत्रों में नमी और ऑक्सीजन दोनों, देखो वहां पर ऑक्सीकरण के लिए शर्तें दो, ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है और उसके साथ में नमी यानी जल की मात्रा भी होना जरूरी है। इसीलिए वहां पर आपके जो कोस्टल समुद्र के किनारे होते हैं, वहां पर हमेशा जंग ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन भी है और नमी भी। लेकिन हमारे यहाँ पर जंग कम लगता है। क्यों? नमी नहीं है, तापमान बहुत है, ऑक्सीजन है। तो ये सारी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण के अनुप्रयोग है, उदाहरण है। क्लियर? तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीकरण के धातुओं, इसको धातुओं का संक्षारण बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में संक्षारण कहते हैं। संक्षारण, ऐसा संक्षारण मतलब धातुओं की क्षति होना, ऑक्सीकरण होना। ये सब के सब ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। धन्यवाद, थैंक्स ए लॉट। और आप मेरे वीडियो HR होटल या ट्यूटोरियल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।